नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ नए पाठ की व्याख्या के साथ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैं पिछले वीडियो में गद्य खंड के एक कहानी यह भी पाठ की व्याख्या की थी और वो व्याख्या मैंने पार्ट 1 में आधे भाग की थी और आज मैं इस वीडियो में आपको शेष भाग की व्याख्या करने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें, बड़े ही ध्यान से देखें और हाँ, मेरे साथ आप भी अपनी क्षितिज की पुस्तक को लेकर बैठे और मैं जो समझाने वाली हूँ बिल्कुल संक्षिप्त रूप में जो मुख्य बिंदु हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, तो आप वो समझने का प्रयास करें। और मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और बच्चों शेयर अवश्य करें जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पेज के पहले पैराग्राफ तक अर्थ समझ लिया था। आइए हम सेकंड पैराग्राफ पर चलते हैं। बच्चों, पाठ के पिछले भाग में लेखिका ने अपने पिताजी के स्वभाव के बारे में बताया है, माताजी के स्वभाव के बारे में बताया है और अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से लेखिका की भागीदारी रही उसके बारे में बात की है। तो देखिए, मेरे साथ पढ़िए। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी, बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। कब हुआ था परिचय? जब लेखिका फर्स्ट ईयर में आई थी। और शीला अग्रवाल कौन थी? उसके कॉलेज की प्राध्यापिका यानी कि प्राचार्य। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, उस स्कूल का नाम क्या था? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। ये 3 नाम आप याद रखेंगे। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, शीला अग्रवाल कौन थी? प्राध्यापिका थी। और कब मिली थी? फर्स्ट ईयर में। जहाँ मैंने ककहरा सीखा 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुनकर किताबें पढ़ने दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी के छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकर्षित किया। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर, एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। तो यहाँ पर बच्चों कुछ राइटर्स की रचनाओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि इस पाठ में आया है अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर और नदी के द्वीप, ठीक है, और जैनेन्द्र जी का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा। तो थोड़े ये 2-3 किताबों के नाम हैं और उनके राइटर्स के नाम हैं, तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना होगा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि वो अपने पिताजी के समय में जहाँ घर में बैठकर जो चर्चाएं हुआ करती थी राजनीति और देश के बारे में, वो सुनकर सुनती थी, तो वहीं तक उनका दायरा सीमित था। लेकिन जब शीला अग्रवाल से मिली तो उन्होंने उसको सुनने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के रूप में भी उनको प्रेरणा दी। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का अनुवाद। तो बच्चों, यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब सन 46 और 47 में स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम स्थिति पर था और वहाँ पर प्रत्येक शहर में, भारत के प्रत्येक शहर में हड़तालें हो रही थीं, प्रभात फेरियाँ निकल रही थी, जुलूस हो रहे थे, जगह जगह युवा लोग मिलकर भाषणबाजी कर रहे थे और उस आंदोलन में प्रत्येक जवान, लड़का हो या लड़की, उस आंदोलन से जुड़कर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाह रहा था।
मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और दूसरा घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवा, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अर्थात लेखिका ये कहना चाहती हैं मन्नू भंडारी कि शीला अग्रवाल के प्रेरणा के बाद वो भी इस आंदोलन में भाग लेने लगी। लेकिन जो उनके पिताजी थे वो ये चाहते थे कि वो केवल घर में सीमित रहकर देश की चर्चाओं में शामिल रहें और उसकी जानकारी लेती रहें। वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनकी लड़की लड़कों के साथ मिलकर बाहर निकले और नारे लगवाए या हड़ताल करवाए। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, तो लेखक कह रही है कि जहाँ मेरे पिताजी को ये बर्दाश्त नहीं था वहीं पर मेरा भी एक नेचर था कि मैं अपने जीवन में किसी दूसरे का हस्तक्षेप यानी कि दूसरे के अनुसार अपना जीवन चलाना मेरे लिए संभव नहीं था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वही चलता रहा। लेखिका कहती हैं कि जब अपने खून में लावा जैसा जोश उत्पन्न हो जाए, है ना, तो उस वक्त किसी का भी रोक पाना मुश्किल होता है। और ये लेखिका का जो टकराव पिताजी से मतभेद चलता रहा कि वो पिताजी जिस बात को मना करते थे लेखिका उसको मानने को तैयार नहीं थी, ये सिलसिला स्वतंत्रता आंदोलन के से शुरू हुआ और तब तक चलता रहा जब तक उन्होंने अपनी मनपसंद शादी राजेंद्र से शादी नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि मन्नू भंडारी के पति का नाम था राजेंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम और आपके सामने आता है, यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। यहाँ लेखिका बताना चाहती है कि उनके पिताजी का एक स्वभाव था कि वो यश प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा लालायित रहते थे और वे चाहते थे कि समाज में विशिष्ट बनकर रहो, कुछ अलग ऐसा करो कि जिससे समाज में आपका नाम हो, सब लोग आपको जाने और आपको सम्मान प्राप्त हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके क्रोध से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। लेखिका बताती है कि एक बार उनके कॉलेज से एक पत्र आया पिताजी के लिए कि वे कॉलेज में आकर मिलें क्योंकि उनकी लड़की जो अनुशासनहीनता कर रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। तो लेखिका कहने लगी कि उस पत्र को पाकर मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए, कहने लगे कि ये लड़की जाने क्या क्या सुनवाएगी। तो इस प्रकार से बहुत नाराज होते हुए वो कॉलेज गए। गुस्से से बनाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। तो लेखिका कहती है कि मेरे पिताजी को मेरे कॉलेज की तरफ से शिकायती पत्र मिला, जिसे पढ़कर पिताजी बहुत नाराज हुए और गुस्से में कॉलेज गए। तो मुझे लगा कि पिताजी आकर तो बहुत नाराज होंगे, तो मैं अपने मित्र के यहाँ पड़ोस में जाकर बैठ गई और मैंने माँ से कहा, लेखिका ने अपनी माँ से कहा कि जब पिताजी आए और थोड़ा गुस्सा उनका निकल जाए यानी कि कम हो जाए तब फिर मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। अब जब माँ आई बुलाने तो कहने लगी कि अरे वो नाराज़ नहीं है, चलो वो तो खुश है। तो लेखिका कहती है मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। गई तो सही लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोग कुछ इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियाँ निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कह आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक
मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना कानों पर यह हकीकत थी। लेखिका कहती है कि मेरे पिताजी लौटे और जब मुझे बुलवाया तो मैं पहुंची तो पिताजी कहने लगे, अरे वाह, तुम्हारा तो कॉलेज में बड़ा नाम है, तुम्हारी तो बड़ी चलती है, सारे बच्चे तुम्हारी बात मानते हैं। और तुम्हारी प्राचार्य कह रही थी कि तुम्हारे एक इशारे पर बच्चे क्लास से निकल कर नारेबाजी करने लगती हैं। तो वो आग्रह कर रही थी कि मैं तुम्हें घर बिठा लूँ। तो मैंने तो उनसे कह दिया कि ये तो अभी देश की पुकार है, इसे मैं नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार से पिताजी ये जानकर बहुत खुश हुए कि मेरा कॉलेज में बड़ा दबदबा है, मेरी एक विशिष्ट पहचान है, सब लोग मुझे जानते हैं, है ना। तो ये बात पिताजी को बड़ी अच्छी लगी। तो लेखिका कह रही थी कि जब पिताजी गदगद होकर ये बात सुना रहे थे तो लेखिका बड़े ताज्जुब में अवाक रहकर एकदम आश्चर्यचकित होकर उनको सुन रही थी और देख रही थी। पर वो सत्य था। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? लेखिका कहती है कि आज़ाद हिंद फौज के आह्वान पर पूरे देश में जगह जगह छात्र हड़ताल करवा रहे थे, दुकानें बंद करवा रहे थे और बीच चौराहों पर जाकर भाषणबाजी हो रही थी। तो उसी वक्त मेरे एक पिता के जो मित्र थे, वो पुराने ख्यालों के, तकियानूसी ख्यालों के जो मित्र थे, वो वहाँ से निकले और उन्होंने मुझे भाषणबाजी करते हुए, हड़ताल करवाते हुए, नारे लगाते हुए देखा। तो बस वो घर आ गए और पिताजी से कहने लगे कि देखो, आपने लड़कियों को बहुत छूट दे दी है, आपकी जो मन्नू है वो जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ हड़तालें करवा रही है, नारेबाजी कर रही है, भाषणबाजी कर रही है, और ये हमारे घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। आगे क्या हुआ? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू को घर से बाहर निकलना। तो मतलब उनके मित्र ने इतना भड़काया पिताजी को कि पिताजी दिन भर बड़े नाराज हुए और कहने लगे कि मन्नू का घर से निकलना बंद कर दो, ये बहुत उल्टी सीधी बातें हमको सुनवा रही है। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मतलब लेखिका को ये सब पता नहीं था कि दिन में क्या हो गया, लेकिन जब वो घर पर शाम को लौटी रात में तो वहाँ पर कौन बैठा था? वहाँ पर एक मित्र बैठे थे पिताजी के, उनका नाम था अंबालाल जी। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। तो मतलब उस मित्र ने जैसे ही मन्नू भंडारी को देखा और बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत, अरे वाह मन्नू, आओ आओ बैठो, और मैंने तुम्हारा भाषण सुना, तुम कितना बढ़िया भाषण देती हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, वो कहने लगे। और पिताजी से बोले कि क्या तुम दिन भर घर में घुसे रहती हो, जरा बाहर निकल कर देखो कि तुम्हारी बच्ची कितना बढ़िया काम कर रही है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। मतलब उनकी बात सुनकर पिताजी का सारा गुस्सा गायब हो गया और बड़ा गर्व सा महसूस करने लगे अपनी बच्ची की इस प्रकार की तारीफ सुनकर। और जब माँ ने बताई कि दोपहर में एक मित्र ने आके पापा को ऐसे ऐसे भड़का दिया था, पापा बहुत नाराज़ थे, तो मन्नू भंडारी कहने लगी कि मुझे बड़ी राहत की सांस मिली कि चलो अब मेरी तारीफ सुनकर पिताजी मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना ही समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के ये धुआंधार बोलता चला जाना उनके मूल में रहा हो। मतलब लेखिका कहती है कि उस वक्त लड़कियों को इतनी छूट नहीं मिलती थी जिस समय पर मैंने ये भाषण किए थे और नारेबाजी और हड़तालों में मैंने भाग लिया था। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है?
क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता टकराहट का ही है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। लेखिका कहती हैं कि हमारी जो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल थी, उनको कॉलेज ने अनुशासन भंग करने और लड़कियों को भड़काने के आरोप में कॉलेज से हटा दिया और हम 2-3 छात्राओं को भी प्रवेश हमारा निरस्त कर दिया, निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। लेखिका कहती है कि लेकिन हमने जब ज़्यादा उधम मचाया तो कॉलेज वालों को 3rd ईयर दोबारा चालू करना पड़ा और हम अपनी जीत के लिए बहुत खुश हुए। लेकिन इससे बड़ी खुशी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, भारत की आज़ादी की। तो इस प्रकार से लेखिका ने अपने इस पाठ में अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल और स्वयं के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया। तो यहाँ पर ये बच्चों पाठ खत्म होता है और इस पाठ में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि लेखिका के जीवन पर उनके पिता और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर मैंने माँ की कुछ विशेषताएं भी पिछली वीडियो में बताई थी। तो बच्चों, मेरी पिछली और इस वीडियो को दोनों को मिलाकर इस पाठ को पूरा दोबारा से सुनें और समझें। यहाँ पर मैंने जो मुख्य पॉइंट थे जो कि परीक्षा में OT टाइप में पूछे जाते हैं, उनको भी बड़ी सरलता से क्लियर किया है। तो बच्चों, इसी प्रकार से मैं अपनी अगली वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगी एक नई पाठ की सरल व्याख्या के साथ। तो लगातार इसी प्रकार मेरी वीडियो को देखते रहें। आगे आने वाली सभी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें, शेयर अवश्य करें। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।